क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसका पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। और इसके आगे का पार्ट, मतलब पहले वीडियो में हमने केवल इंट्रोडक्शन दिया था कि केमिस्ट्री क्या होती है और केमिस्ट्री में आपको क्या क्या जानकारी मिलती है। तो वैसे भी इस चैप्टर का नाम भी आपको क्लियर है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें आप थोड़ा सा बेस समझेंगे, केमिस्ट्री का क्या बेस है। और वो बेस ऐसा नहीं है कि वो कोई यूज़फुल नहीं है, वो बेस आगे आपके हर चैप्टर में यूज़ होगा। ऐसा इसमें एक कॉन्सेप्ट है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, तो मोल कॉन्सेप्ट आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक वो कॉन्सेप्ट हर जगह यूज़ होगा। और आपको एक नई यूनिट पता लगेगी कि मोल होती है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की एक नई यूनिट होती है जिसे मोल कहा जाता है। जैसे आप सब्सटेंस के साथ बहुत बार डील करेंगे केमिस्ट्री में, तो सब्सटेंस के साथ डील किया जाता है, तो सब्सटेंस की यूनिट मोल होती है। इसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता लगेंगे किस तरह से क्या करना रहता है। तो चलिए ठीक है, इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो सबसे पहले मैटर क्या होता है, तो मैटर आपको मालूम होगा एनीथिंग विच occupies space and has mass तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास या एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो जो भी चीज जिसके पास जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और जिसके पास मास होता है उसे मैटर कहा जाता है। अब मैटर तो आप समझ गए होंगे कौन सी चीज को मैटर कहा जाता है, कौन सी चीज को मैटर नहीं कहा जाता। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं तो कोई ऐसी चीज ही तो पढ़ेंगे जो हमारे आसपास पाई जाती है, और हमारे आसपास सबसे ज्यादा जो चीज पाई जाती है जिसे हम अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं या जिसे हम यूज मिलाते हैं ज्यादातर, वो आपका मैटर ही होता है। तो मैटर क्या होता है ये तो आपको मालूम पड़ गया कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो जो भी चीज़ें आप अपने 5 सेंसों से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं तो सबके सब मैटर में आते हैं। अब वो 5 सेंस क्या होते हैं, तो आप आँख से आप देख सकते हैं, कान से आप सुन सकते हैं, और जीभ से टेस्ट कर सकते हैं, टच करने का सेंस जो होता है। तो ये जो 5 सेंस होते हैं, इनसे आप अगर किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं तो वो मैटर कहलाता है, और अगर नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते तो वो आपका क्या कहलाता है, मैटर में नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो चलिए इस डिफिनेशन को थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से हम बताते हैं। तो साइंटिफिक डिफिनेशन यही, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर क्या नहीं होता, तो कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे लाइट ऑक्यूपाई कर रही है, ऑक्यूपाइज स्पेस, ये स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रही है मगर इसके पास कोई मास नहीं है। जैसे आप लाइट में खड़े हो या बिना लाइट में खड़े हो तो आपका ये नहीं हो जाएगा कि मास कम या कोई ज़्यादा हो जाएगा। जैसे साउंड है, आपका साउंड है, साउंड आप लोग जानते होंगे, जैसे अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, जैसे आपने फायर या हीट, तो हीट का कोई वजन नहीं होता। अब किसी चीज़ को आप जला दे रहे हैं तो इसका मतलब उसका वजन बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। या आप भगवाना कोई है, वो उसे आप हीट किए हैं तो उसका वजन, और जब वो कूल किए हैं तो उसका वजन, तो उसमें वजन में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, उसकी डिग्री ऑफ हीटनेस या कोल्डनेस तो कम होगी। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस का आप बल्ब लीजिए या 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर लीजिए, दोनों का वजन सेम ही होगा। हाँ, उसके पास हीट ज़्यादा है, इसके पास हीट कम है, हीट का डिफरेंस है दोनों के पास, पर मास में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो एनर्जी जो होती है, एनर्जी जो आपका होती है, ये मैटर में कंसीडर नहीं करती, इज नॉट कंसीडर्ड एज मैटर। तो एनर्जी आपकी कंसीडर नहीं की जा सकती मैटर में। तो आप कुल मिला के ये समझिए, यूनिवर्स, तो इसमें 2 चीजें होती है, मैटर और दूसरा होता है एनर्जी, बॉडी, और दूसरी चीज होती है सोल। तो सोल को आज तक किसी ने देखा नहीं, बॉडी सब लोग देखते हैं, और सोल एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो सोल, ये कहा जाता है कि सोल ट्रांसफॉर्म होती रहती है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। उसी तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे आपके पास काइनेटिक एनर्जी है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अलग अलग फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है, मगर मैटर आपका एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, उसी तरह से सोल कन्वर्ट हो सकती है।
और ये जो बॉडी है या मैटर है ये आपस में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, तो यही चीज़ है, आप अच्छी तरह समझते होंगे कि मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है। तो हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं जिसको हमको पढ़ना रहता है। तो केमिस्ट्री में हम एनर्जी के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे, हमको जो स्टडी करनी है वो मैटर की करनी है। ठीक है, तो मैटर की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई, मैटर क्या होता है और कौन सी चीज़ मैटर में नहीं होती। कभी किसी ने पूछ लिया कि इस साउंड इज कंसिडर्ड एज मैटर, तो साउंड मैटर में कंसिडर नहीं किया जाता। अगर आपकी आवाज़ कान में पड़ रही है तो वो एक सिंपल वाइब्रेशन है, वो कोई वेट नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, या मास नहीं क्रिएट करेगा, वो एक वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन हमारे जो सेंस ऑर्गन है उसे सेंस कर लेते हैं, पर उससे कोई वेट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा। जैसे आप लाइट में खड़े हैं या अंधेरे में खड़े हैं तो इससे आपका कोई मैटर या मास आपका इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा, ये एक फॉर्म की एनर्जी है। ठीक, तो मैटर क्या होता है। अब मैटर से हम आगे चलते हैं, तो हमारी जो आज की जो सबसे मेन टॉपिक था जिसे हमें स्टडी करना है तो वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो एक बहुत अच्छी चीज हमको ये समझ में आई कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी किसी भी फॉर्म की एनर्जी आपकी मैटर में कंसीडर नहीं की जा सकती। और दुनिया में केवल दो ही चीजें होती हैं, एक होता है एनर्जी और दूसरा मैटर। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, मैटर भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अब मैटर में स्टेट का कन्वर्जन होता है और एनर्जी में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे कि डैम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उससे टरबाइन रोटेट होता है, और टरबाइन रोटेट होने से आपकी कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो टरबाइन रोटेट जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और मैकेनिकल एनर्जी जो टरबाइन को रोटेट करती है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड में टरबाइन रोटेट करता है, इसकी वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होता है, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं। तो डैम से भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और जो मैटर ट्रांसफॉर्म होता है वो सॉलिड या लिक्विड या गैस, ये तीन स्टेट में मैटर पाया जाता है। तो इन तीन स्टेटों में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, मगर बाय द एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी। मैटर कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बाय इट्स ओन, इट ओनली ट्रांसफॉर्म बाय द एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी। तो जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि आपके पास मैटर तीन स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब वैसे आप जानते होंगे कि जो मॉडर्न डिफिनेशन के हिसाब से कि मैटर को 5 फॉर्म में कंसीडर किया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बाद प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये आपके पास 5 फॉर्म हो सकते हैं। हाँ, ये होते भी हैं। सॉलिड सब लोग जानते होंगे, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है ये जानते होंगे। प्लाज्मा एक आयनाइज्ड फॉर्म होता है गैस का, उसी चीज़ को प्लाज्मा कहा जाता है। और जैसे अगर एक सिंपल एग्जांपल है तो जितने स्टार होते हैं उसमें प्लाज्मा क्रिएट होता है। अब इसकी डिटेल आप धीरे धीरे समझेंगे। कुल मिला के इतना समझिए कि आयनाइज्ड गैस का जो भी फॉर्म होता है, जैसे आपका बल्ब है या प्लाज्मा बल्ब भी आप सुनते होंगे, या जो डे नाइट मैच चलते हैं उसमें जो लाइट यूज़ की जाती है वो प्लाज्मा लाइट ही होती है, या प्लाज्मा टीवी भी होती है। तो जिसमें गैसें आयनाइज्ड फॉर्म में होती है उसी को प्लाज्मा कहा जाता है। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, बहुत सिंपल से आपको बता देते हैं। कोई गैस लीजिए जिसे बहुत कम प्रेशर पे रखिए और बहुत ज़्यादा ठंडा कर दीजिए, सुपर कूल्ड स्टेट में ले आइए, तो एक नया स्टेट क्रिएट होता है जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। और ये सत्येंद्र नाथ बोस, इंडियन साइंटिस्ट, और ये आपके अमेरिकन साइंटिस्ट, ओरिजिनेटेड फ्रॉम जर्मनी बट ही इज साइंटिस्ट कंसिडर्ड फ्रॉम अमेरिका। तो ये आइंस्टीन कंडेंसेट ये होता है। क्या होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, एक बार फिर से बता देते हैं। आप कोई गैस लीजिए जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो और उसका टेम्परेचर भी बहुत कम कर दीजिए, तो जो एक नया स्टेट क्रिएट होगा उसी को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है। हाँ, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर चुका है, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है लोगों को, मगर इसका कोई बहुत एप्लीकेशन नहीं है। प्लाज्मा का एप्लीकेशन सब लोग जानते होंगे, जैसे जो मैचेस होते हैं या आपके बल्ब है, प्लाज्मा टीवी है, प्लाज्मा फ़ोन है, बहुत सारे एप्लीकेशन हो चुके हैं प्लाज्मा के, अच्छी ग्लो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब सॉलिड, लिक्विड, गैस जो हमारे सिलेबस में है अभी उसकी स्टडी कर लेते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो बेसिक आप डेफिनेशन जानते होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस की। तो एनीथिंग विच हैज़ फिक्स मास, विच हैज़ फिक्स स्पेस, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, विच हैज़ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, तो उसे क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। जिसका फिक्स वॉल्यूम होता है मगर शेप फिक्स नहीं होता उसे क्या कहते हैं, लिक्विड। और जिसका ना वॉल्यूम फिक्स होता है ना शेप फिक्स होता है उसे क्या कहते हैं, गैस। बस छोटी सी चीज़ है कि इसमें जो इंटर पार्टिकल
तो सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, मान लीजिए हीरा ही है, ये हीरा जो होता है वो प्योर फॉर्म होता है कार्बन का, तो उसके अंदर केवल कार्बन ही कार्बन पाया जाता है और इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस तरीके का बना रहे हैं, 109 डिग्री 28 मिनट 109 डिग्री एंड 28 मिनट। तो ये जो होता है इसके बीच का एंगल होता है। इसी तरह स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए, मतलब इसी को चेन को आप और बड़ा करते चले जाइए, इस तरह से जोड़ते चले जाइए, तो जो आपका बनेगा जाइंट स्ट्रक्चर वो किसका स्ट्रक्चर है, डायमंड का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, सॉलिड का है। और ये जो है कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं, फिलहाल तो ये एटम है, इनको आप पार्टिकल कंसीडर कर लीजिए। तो इसमें जो मेन चीज होती है सॉलिड में, जो इंटर पार्टिकल फोर्स, ये कार्बन इस कार्बन से जो बॉन्ड बनाया है, जो आपको दिखाई पड़ रहा है बॉन्ड काफी छोटा है, तो ये जो बॉन्ड काफी छोटा होगा, तो ये आपने पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे आप लोग कि जितना छोटा बॉन्ड उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा। जैसे कोई छोटी चीज़ हो तो उसे आप बहुत मुश्किल से तोड़ पाएंगे, कोई बड़ी चीज़ हो तो उसे बहुत आसानी से तोड़ पाएंगे। तो वैसे ही इसमें इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो जिसमें इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है उसमें फ्री मूवमेंट नहीं पॉसिबल है। तो सॉलिड में केवल वाइब्रेट कर सकते हैं सॉलिड के पार्टिकल। यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल्स जो है वो ट्रांसलेट, मतलब वो वाइब्रेट के साथ रोटेट भी कर सकते हैं। मतलब वाइब्रेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे ये कोई पार्टिकल है, मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, तो ये अपनी मीन पोजीशन पे ही वाइब्रेट करेगा, मतलब इस पोजीशन तक आएगा, मगर मीन पोजीशन इसकी यही रहेगी। अब जैसे कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ आता है, तो ज़्यादातर वो किस पोजीशन पे, इसी पोजीशन पे। तो सॉलिड के साथ ये केवल वाइब्रेशन है, और जो लिक्विड के साथ है वो रोटेशन भी पॉसिबल है। ऐसे एक जगह से दूसरी जगह रोटेट कर सकता है। जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे है और ये दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, तो ये इसके चारों तरफ रोटेट कर सकता है। और यहाँ पे गैस के साथ ये है कि ये वाइब्रेट भी कर सकता है, रोटेट भी कर सकता है, और ट्रांसलेट, एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है। मतलब वो अपने दूसरे पार्टिकल, जैसे एक पार्टिकल ये गैस का है, दूसरा पार्टिकल ये गैस का है, तो ये इससे किसी भी तरीके से अट्रैक्टेड नहीं है। यहाँ पे अट्रैक्शन काफ़ी होता है और यहाँ पे अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस चीज़ के पास होती है, तो वो सॉलिड के पास होती है। सबसे कम एनर्जी किसके पास होती है, वो सॉलिड के पास होती है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होती है, वो आपका गैस के फॉर्म होता है। ठीक है। फिर ये सॉलिड लिक्विड गैस की जनरल सी डिफिनीशन थी, क्या होता है सॉलिड, क्या होता है लिक्विड, या क्या होता है गैस। इसकी बहुत तरह की डिफिनीशन है। फिलहाल तो सॉलिड लिक्विड गैस आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज़ जो होती है, ठीक है, तो ये सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें जैसे ये सॉलिड से लिक्विड में गया और लिक्विड से ये गैस में गया, या सीधे ये सॉलिड से गैस पे चला जाए, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है। ये एक स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, ये तीसरा स्टेट है। स्टेट का मतलब क्या होता है, जिस नेचुरल स्टेट में कोई चीज़ पाई जाती है वो उसका स्टेट कहलाता है। मतलब जिस नेचुरल टेक्सचर में कोई चीज़ पाई जाती है वही उसका क्या कहलाता है, स्टेट कहलाता है। जिस नेचुरल फॉर्म में कोई चीज़ पाई जाती है वही इसका स्टेट कहलाता है। जैसे आपको मालूम है कि नमक सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, वाटर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, हाइड्रोजन जो होती है या ऑक्सीजन जो गैस हम इनहेल करते हैं वो किस स्टेट में पाई जाती है, गैस स्टेट में पाई जाती है। ये नेचुरल एग्जिस्टेंस ऑफ फेज, या जिस फॉर्म में कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है उसे उसका स्टेट कहा जाता है। ठीक है। और अंडर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड कंडीशन, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड कंडीशन का मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे ऊपर लगता है, अब उसके बारे में आपने 9-10 में पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। हेमिस्फीयर के बारे में बताया गया होगा। एक छोटा सा हेमिस्फीयर होता है 51 सेंटीमीटर का, और उसे आप दोनों तरफ से लगा दीजिए, तो उसका मतलब आप समझे होंगे 9-10 में। तो यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, प्रेशर, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो हवा है हम लोगों के चारों तरफ, उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो प्रेशर हमारे ऊपर लगेगा ही ना। जैसे आप गुब्बारे में हवा भर देते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर लगने लग जाता है। ज़्यादा हवा भरेंगे तो गुब्बारा क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। उसी तरह से जो हमारे चारों तरफ हवा है उसका भी तो प्रेशर हम लोगों के ऊपर लगता है। इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। जैसे आप कोई ले लीजिए, क्या कहते हैं, केन ले लीजिए, केन समझते होंगे, जिसमें बियर की बोतल, बियर का केन आता है, तो उसे अगर आप नीचे से हीट कीजिए तो उसके अंदर की जो हवा है वो बाहर निकल जाएगी। जब उसके अंदर की हवा बाहर निकल जाएगी तो चारों तरफ से एटमॉस्फेयर उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा और वो अपने आप कोलैप्स कर जाएगा या चिपक जाएगा। जैसे इस तरह का कोई कंटेनर है, मान लीजिए ये टिन का कंटेनर है। अब ये नहीं कि आप सोचिए गिलास में ऐसा करें, ये टिन का कंटेनर है, ऊपर से छोटा सा छेद है मान लीजिए यहाँ से, तो ये अगर आप नीचे से हीट करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके अंदर जो हवा भरी है वो क्या होगी, गर्म होने की वजह से वो बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकलने की वजह से इसके ऊपर यहाँ से ऐसे प्रेशर लगेगा। अब अंदर कोई गैस है नहीं जो इसको
यहाँ से यहाँ तक प्रेशर लगाती है, यहाँ से यहाँ प्रेशर लगा रही है तो वो बैलेंस कर लेगी। अब यहाँ पे कोई गैस नहीं रह गई तो यहाँ का जो प्रेशर है वही आपका नेट प्रेशर रहेगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इस तरह से सिकुड़ जाएगा। तो यही चीज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है जो हम आगे पढ़ेंगे, तो वो 1 ATM 1 एटमॉस्फेयर, ये यूनिट होती है ATM, या प्रेशर की यूनिट आप लोग जानते होंगे पास्कल होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पे इन्वर्स लगाना पड़ेगा। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसी चीज़ को पास्कल। अब ये साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट के नाम पे, जैसे न्यूटन भी साइंटिस्ट ही थे तो साइंटिस्ट के नाम पे नाम दिया गया है, उसी तरह से पास्कल भी साइंटिस्ट थे तो साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है। तो ये 1 ATM भी यूज़ कर सकते हैं, या इसे कई कुछ किताबों में आप इतना बस के लिए याद रखिए 760 mm। एक बैरोमीटर डिवाइस होता है, तो बैरोमीटर की जो रीडिंग आती है एट द सरफेस ऑफ सी, तो सी के सरफेस पे, मतलब अगर आप समुद्र के सरफेस पे आए तो समुद्र हर जगह बराबर होता है। ये नहीं कि अमेरिका का समुद्र बहुत ऊंचे होगा और इंडिया का समुद्र बहुत नीचे होगा, समुद्र हर जगह बराबर ही होता है। तो उस सरफेस पे आप अगर जाइए और वहाँ पे अपना बैरोमीटर लगाइए, जो बैरोमीटर प्रेशर नापने के लिए होता है, तो उसका 760 mm ही मेजरमेंट आता है, ठीक है। तो 760 mm मतलब मिलीमीटर होता है, और इसे वैसे भी लिख सकते हैं 676 सेंटीमीटर। तो यही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जैसे इस कमरे में अगर हम बैरोमीटर को लगाएं तो वो 76 सेंटीमीटर या 760 mm दिखाएगा, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करेगा। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और जो रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, रूम टेम्परेचर, इसे भी याद रखिए 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये ऐसा यूनिट नहीं है, तो जो ऐसा यूनिट है उसमें लिख देते हैं, तो ये होता है 298.15 केल्विन। तो ये जो टेम्परेचर होता है, डिग्री इसमें मत लगाइए क्योंकि केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगती। तो ये जो टेम्परेचर होता है इसे रूम टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है, और ये जो प्रेशर होता है इसे रूम प्रेशर कहता है। तो अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कोई चीज़ जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वही उसका स्टेट कहलाता है। तो आपको मालूम है कि जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है इन कंडीशन में, जो आपका NaCl है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और जो हाइड्रोजन है वो इस स्टेट में किस तरह से एग्जिस्ट करती है, आपकी गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब मान लीजिए आप बहुत लोअर टेम्परेचर पे पहुंच जाती हैं तो लिक्विड जो गैस भी है वो भी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी या सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आपने नाम सुना भी है सॉलिड आइस, क्या कहते हैं, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या होती है, ड्राई आइस पर कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। तो यहाँ पे स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको बताना था। तो अगर आपको इस स्टेट से इस स्टेट में जाना है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाना है, तो क्या करेंगे, हीट, ठीक है। हीट क्या है, एक एनर्जी है, मतलब ये आपका मैटर है, और मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, एनर्जी की। फिर ये आपका लिक्विड है, लिक्विड को आपने हीट किया, ये क्या है, एनर्जी। ये क्या है, मैटर। तो ये मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, एनर्जी। तो एनर्जी के थ्रू आपका मैटर अपना स्टेट एक्सचेंज कर सकता है या स्टेट कन्वर्जन हो सकता है। अब सॉलिड से सीधे अगर आप गैस में कन्वर्ट होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन। एक एग्जांपल याद रखिएगा, NH4Cl, इसे अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। ये सब्लिमाइज हो जाता है आसानी से, कैम्फर भी होता है पर उसका फार्मूला अभी आपको नहीं बताएंगे, या फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब मैटर में यहीं पे आप, जैसे आप लिक्विड है, लिक्विड को आपने हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो यही आप हीट वापस ले आ जाइए। फिजिकल चेंज जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ये जो चेंज हुआ है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, इसमें सॉलिड और लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा। सबकी प्रॉपर्टी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होती है। यहाँ पे केवल फिजिकल चेंज हो रहा है। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो जैसे आप इस हीट को निकाल देंगे या कूल करेंगे, उल्टा लिख देते हैं, कूल करते हैं, तो ये गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड। और लिक्विड को अगर आप कूल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल है वाटर, ठीक है। वाटर को अगर आप हीट करते हैं वो लिक्विड स्टेट में होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। और गैस को अगर आप कंप्रेस करते हैं, ठंडा करते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड। और फिर से इसी पे और कूल करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ये कुछ सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में था और इंटर कन्वर्जन के बारे में था। तो मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और मैटर और एनर्जी के बीच में आपको एक छोटा सा रिलेशन भी दिखाई पड़ गया कि मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
ये भी आपको चीज़ बताई गई थी कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी वाला स्टेट होता है वो किसका होता है, गैस का होता है। सबसे कम एनर्जी वाला स्टेट किसका होता है, सॉलिड का होता है। तो सॉलिड के पास देख रहे हैं आपके पास सबसे कम एनर्जी है। अब इसे आप हीट करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी पे आ जाएगा लिक्विड में। इसे आप फिर से हीट करते हैं तो किस फॉर्म पे आ जाएगा, गैस पे। अब गैस से आप एनर्जी निकाल देते हैं तो वो किस में आ जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड से एनर्जी निकाल देते हैं तो किस में आ जाएगा, सॉलिड में। तो इससे आपसे पूछा जाए कि 3 फॉर्म ऑफ वाटर आर आइस और लिक्विड वाटर, और तीसरा है वाटर वेपर, विच फॉर्म हैज मोर एनर्जी। तो आपको मालूम भी है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी, आपके गैसियस फॉर्म के पास। या क्लास 10 में भी पढ़ा होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि किसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, किसके पास एनर्जी कम होती है। चलिए इसी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो ये थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड है, वो थोड़ा सा आपको फिजिक्स से रिलेटेड लग रहा था, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अभी तक फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें क्या होता था, सॉलिड लिक्विड गैस होता था, या अगर आप प्लाज्मा और वो कंडेंसेट को भी कंसिडर कर ले तो 5 स्टेट होते थे। फिलहाल आपको जो भी स्टडी करनी है वो ये 3 ही स्टेट की करनी है। 3 स्टेट क्या होते हैं, कैसे कन्वर्ट होते हैं, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल हमने बता दी है। चलिए केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो जो भी मैटर हमारी धरती पर पाया जाता है उसे 2 फॉर्म में आप कंसिडर कर सकते हैं। एक आपका होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। चलिए पहले प्योर सब्सटेंस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मिक्सचर के बारे में बात कर लेंगे। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर मतलब किस चीज़ को आप कहते हैं। तो जैसे आप दूध खरीद के लाते हैं तो दूध में कहते हैं कि प्योर दूध है कि इम्प्योर दूध है। तो इम्प्योर दूध का तो बहुत अलग मतलब है, मगर प्योर दूध का मतलब ये है कि उसके अंदर केवल दूध के ही कंपोनेंट हो, तो वो क्या कहलाएगा, प्योर। मतलब उसमें पानी ना हो, यही तो मतलब होता है कि आपने दूध में मिलावट किया, नहीं मिलावट किया। अब दूध में बहुत सारी चीज़ें मिला सकते हैं तो वो इम्प्योर हो जाएगा। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि उसमें एक ही तरह के सब्सटेंस पाए जाए, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस लिख लीजिए, या पार्टिकल। अब पार्टिकल में एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है, कंपाउंड भी हो सकता है, बहुत तरह की चीज़ें हो सकती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हो सकता है। तो पार्टिकल में बहुत तरह की चीज़ें हो सकती हैं। पार्टिकल एक ब्रॉड वर्ड है, अब उसमें एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, आयन हो सकता है। अब इससे ज़्यादा आप केमिस्ट्री में सुनेंगे भी नहीं। आयन होता है, एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इससे ज़्यादा आपको केमिस्ट्री में कुछ नहीं मिलेगा। तो जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है वो केवल एक ही तरह के पार्टिकल से बनता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास सिल्वर है, सिल्वर तो सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है, Ag होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 47 होता है। तो सिल्वर क्या है, सिल्वर के अंदर जैसे आप सिल्वर का कोई टुकड़ा लेके आ जाते हैं तो सिल्वर के टुकड़े के अंदर क्या होगा, केवल सिल्वर के एटम होंगे। अगर केवल सिल्वर के एटम हैं तो ये क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। उसी तरह से कॉपर की कोई बार लेके आ जाते हैं तो इसके अंदर क्या है, केवल कॉपर है, तो ये क्या है, आपका कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। जैसे आप ले आते हैं ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के अंदर क्या है, मतलब आप पूरा का पूरा ग्लूकोज अगर जो ले लेते हैं और उसके अंदर कोई और चीज़ नहीं पाई जाती, जैसे मिट्टी है या कुछ और तरह की चीज़ें या कोई और साल्ट है, वो नहीं पाया जाता, अगर उसके अंदर थ्रू आउट कंपोजिशन में केवल यही चीज़ पाया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। तो इस तरह के सब्सटेंस जो एक ही तरह के, अब इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है 3 तरह के एटम जुड़े हुए हैं, मगर ये फिक्स रेशियो में जुड़े हुए हैं और थ्रू आउट हर जगह आपको उसी तरह से दिखाई पड़ेगा। मतलब आप ग्लूकोज का एक टुकड़ा ले आइए या पूरा ग्लूकोज एक गिलास में भर लाइए तो उसमें हर जगह आपको यही फार्मूला दिखाई पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, हर जगह एक ही तरह की चीज़ है। जैसे आपके पास ये
कोई मान लीजिए कोई डिब्बा है जिसमें हर जगह एक ही तरह की चीज़ है, तो आप क्या कहेंगे कि ये प्योर है ना। अब वो चाहे एक ही तरह की चीज़ से बना हो, चाहे 10 तरह की चीज़ से बना हो, मगर उसके अंदर क्या है, हर जगह एक ही तरह की चीज़ पाई जा रही है, हर जगह एक ही तरह की चीज़ पाई जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, प्योर है। अगर मान लेते हैं इतनी दूर में आपका कुछ अलग पाया जा रहा था, इतनी दूर में कुछ अलग पाया जा रहा था, तो आप क्या कहेंगे कि ये प्योर नहीं है, ये क्या होगा, प्योर प्योर नहीं तो क्या होगा, वो मिक्सचर होगा। सिंपल सी एकदम बात है, दो ही तरह की चीज़ें होंगी, या तो उसमें एक ही तरह की चीज़ पाई जाएगी, या तो बहुत तरह की चीज़ें पाई जाएंगी। जब बहुत तरह की चीज़ें पाई जाएंगी तो मिक्सचर कहलाएगा, जब एक ही तरह की चीज़ पाई जाएगी तो क्या कहलाएगा, प्योर कहलाएगा। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स के लिए थोड़ी सी चीज़ बता देते हैं कि 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। सबका नाम भी दे दिया जा चुका है और सबका एटॉमिक नंबर भी मालूम है। और जिसमें से जो 94 है ये नेचुरल। इसमें दो नाम पे थोड़ा सा आपको डाउट रहेगा, टेचनीशियम और पोलोनियम या पोलोनियम, ठीक है। तो पोलोनियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, टेस्टीशियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। बस शुरुआत जैसे इसका डिस्कवरी क्या है, तो ये सिंथेटिक था, मतलब इसे इंसानों ने बनाया था। मगर बाद में जब धीरे धीरे हमने स्टडी की, अर्थ की स्टडी की, तो ये नेचर में भी एग्जिस्ट करता है। तो इससे ये क्या हो गया, तो ये आपके पास जो 94 है, 94 ये आपके नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और जो बाकी 24 है वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल है और मान लीजिए रेडियो एक्टिव है, और बहुत ट्रेस में पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए ज़्यादा स्टडी इनकी नहीं की गई है। तो यहाँ पे आपके पास एलिमेंट कितने होते हैं ये भी आपको पता लग गया। 94 नेचुरल अकरिंग है और जो 24 है वो आर्टिफिशियल है, या अलग अलग प्रोसेस से बनाया जाता है, या कुल मिला के समझिए आप ये न्यूक्लियर फिजन से बनाया जाता है, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन से बनाए जाते हैं। ये आर्टिफिशियल और ये आपकी नेचुरल अकरिंग है, ठीक है। तो एलिमेंट हो गया, और आपका इसमें दो तरह की चीज़ें आएंगी, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट आएगा और कंपाउंड। जैसे प्योर सब्सटेंस को थोड़ा सा और भाग में बांटते हैं, तो एक आपका एलिमेंट हो जाता है, एलिमेंट, तो दूसरा हो जाता है कंपाउंड। तो अब एलिमेंट की डिफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए, तो एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस। भाई साहब सब बेकार हो, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस, और विच कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड, और जिसे ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही कोई साधारण किसी तरह से केमिकल रिएक्शन से उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसे क्या कहा जाता है, एलिमेंट। अब जैसे आपसे कहा जाए सोडियम क्रिएट कर दीजिए, एन क्रिएट कर दीजिए, तो सोडियम क्रिएट करने का कोई तरीका नहीं, कि नेचर में अपने आप से एग्जिस्ट करता है, इसे आप किसी भी तरह के कोई केमिकल रिएक्शन से क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्शन से आप किसी न किसी तरह से इसे क्रिएट कर सकते हैं। यही लिखा गया है कि बाई ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन या फिजिकल प्रोसेस। तो आप एलिमेंट ऐसा प्योरेस्ट फॉर्म होता है जिसे ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप डिकम्पोज कर सकते हैं बाई एनी सिंपल फिजिकल मेथड और बाय सिंपल केमिकल मेथड। तो एलिमेंट क्या होता है, लास्ट बार बता रहे हैं, एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिकम्पोज बाय एनी फिजिकल मेथड और केमिकल, सिंपल फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। अब न्यूक्लियर रिएक्शन अगर आप करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्शन में जैसे आपने पढ़ा होगा, रेडियम जो होता है या यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम का डिकम्पोजिशन आप कराते हैं तो पोलोनियम प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन होता है। तो वो यूरेनियम के अंदर तो पोलोनियम था नहीं, पोलोनियम उसके डिकम्पोजिशन के बाद ही प्रोड्यूस हुआ। पोलोनियम प्रोड्यूस हुआ, उसके साथ या पोलोनियम के साथ क्रिप्टन प्रोड्यूस हुआ, 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में नहीं कहा जा रहा। तो फिर से एक बार बता देते हैं, एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ए मैटर विच कैनॉट बी क्रिएटेड और डिकम्पोज बाय सिंपल फिजिकल रिएक्शंस या फिजिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन। ये एलिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। 118 एलिमेंट है, ये सब आपको बता ही चुके हैं। कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके पास एक से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं उसे। तो कंपाउंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट। तो जैसे NaCl है, ये सॉल्ट है और ये आपको मालूम भी है कि कंपाउंड है। अब किसका कंपाउंड है, Na का है और Cl का है।
तो यहाँ पे जो कंपाउंड के साथ खासियत ये होती है कि ये एक कंपाउंड इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय कम्बिनेशन ऑफ फिक्स कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट। तो फिक्स कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट बाय मास, तो जब भी फिक्स मास में ये एलिमेंट जुड़ेंगे, जैसे आपका मान लेते हैं 23, इसका एटॉमिक नंबर होता है, उसका 35.5 होता है, तो अगर आपका पास 58.5 ग्राम NaCl है तो उसमें पक्का होगा कि 23 ग्राम जो है वो NaCl होगा और 35.5 ग्राम Cl2 होगा या Cl होगा। तो वैसे Cl तो होता नहीं, Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Na तो आपका सिंगल एग्जिस्ट करता है। तो ये इन दोनों को अगर आप लेके जोड़ते हैं तो ये इतना बनेगा। तो फिक्स कंपोजिशन मास होता है। जैसे H2O है, सबको मालूम है H2O वाटर, तो वाटर के अंदर जैसा भी वाटर हो, मान लीजिए आप 9 ग्राम वाटर कहीं का भी लेके आते हैं, उसके पास दो चीज़ें जरूर होंगी, आपके पास 1 पार्ट बाई हाइड्रोजन होगा और 8 पार्ट बाई ऑक्सीजन होगा। ये रेशियो फिक्स है। जैसे CO2 है, तो CO2 चाहे जहाँ से रिलीज हो रही हो, चाहे चूल्हे से रिलीज हो रही हो, किसी भट्टी से रिलीज हो रही हो, या कहीं कोई चीज़ जल रहा हो तो उससे रिलीज हो रही हो, या कार्बन कंटेनिंग कोई भी चीज़ जल रही हो, चाहे हीरा आप जला रहे हो, चाहे आप कोयला जला रहे हो, तो उससे CO2 रिलीज हो रही है। तो वो CO2 रिलीज हो रही है तो उसमें ये पक्का है कि 3 पार्ट बाई कार्बन और 8 पार्ट बाई ऑक्सीजन, ये हमेशा रहेगा। तो अगर फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास होता है, दो एलिमेंट फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास से जुड़ते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। यही चीज़ को कंपाउंड कहा जाता है। तो कंपाउंड भी एक प्योरेस्ट फॉर्म होता है, मगर उसमें जो एलिमेंट का प्रपोर्शन होता है वो बाय मास फिक्स होता है। कंपाउंड आर द प्योरेस्ट सब्सटेंस विच हैज फिक्स प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास। कंपाउंड आर प्योरेस्ट सब्सटेंसेस विच हैव फिक्स प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास आर कॉल्ड कंपाउंड। तो कंपाउंड बहुत सारे हैं, ये आपको मालूम होगा, जैसे ग्लूकोज भी कंपाउंड है आपका। तो बहुत तरह के कंपाउंड होते हैं। अब इसके आगे जो इस चैप्टर में है, एलिमेंट आपको पढ़ा दिया, कंपाउंड पढ़ा दिया, फिर फिजिकल क्लास, ये केमिकल क्लासिफिकेशन था। तो कंपाउंड के बाद ये प्योर सब्सटेंस के बारे में भी आपको बताया गया है। प्योर सब्सटेंस के बाद जो दूसरा टॉपिक है मिक्सचर आता है। मिक्सचर, अब मिक्सचर के बारे में आपको बाद में पढ़ाएंगे। मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रो। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या मिक्सचर होता है। मतलब आपके पास जो मैटर था, मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन में जो पहली चीज़ थी वो प्योर सब्सटेंस था। प्योर सब्सटेंस में दो चीज़ें आई, आपके पास एलिमेंट आया, दूसरा कंपाउंड आया। एलिमेंट क्या होता है वो भी आपको बता दिया, कंपाउंड क्या होता है वो भी आपको बता दिया। अब उसके बाद आता है आपका दूसरा कैटेगरी का मैटर, जो जिसे कहलाता है मिक्सचर। मिक्सचर हम बहुत ज़्यादा पाते हैं, जो भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर मिक्सचर ही होते हैं। जैसे दूध से लेके खाने तक जो भी हम खाते हैं वो किसी न किसी फॉर्म का मिक्सचर ही होता है। ब्लड भी हमारा किसी न किसी फॉर्म का मिक्सचर ही है। तो मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। मिक्सचर क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट टॉपिक में कंसीडर करेंगे। हाँ, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसा नहीं है कि ये बेस्ट वीडियो है पूरा वर्ल्ड में, अब ये हमारी कोशिश है। अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, इसे आगे शेयर करने की कोशिश कीजिए, या अगर कोई कमी नज़र आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।